हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन सीएमए फाइनल लॉ। पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लो, यस इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। 70 नंबर लाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पर जाकर बहुत सारे बच्चों की वीडियो डाली हुई देख लो, जो हमारे पास अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं। अभी मैंने पिछले अटेम्प्ट के अंदर शीतल मेनन की वीडियो डाली थी, उसके 84 मार्क्स आए थे सीएमए फाइनल लॉ में। एक उससे पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर एक स्टूडेंट था, नहीं उसके पिछले से पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर पार्थ महेश्वरी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 30 थी। उसके भी कितने मार्क्स आए थे? 72 मार्क्स ही आए थे सीएमए फाइनल, उसके 72 मार्क्स आए थे सीएमए फाइनल लॉ में। एक स्टूडेंट और था, मेरे को उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 30 थी, मेरा ही स्टूडेंट था, राघव खंडेलवाल। उसकी भी और उसकी सेम रैंक थी, सेम मार्क्स थे, उसके भी 70 प्लस मार्क्स थे लॉ के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो मैंने मोटा मोटा बताया, ऐसे बहुत सारे बच्चे 78, 75, 84, 80 जिनके लाइन 80 लाइन लगाकर सीएमए फाइनल लॉ में नंबर है। तो आज मैं वही बात करूंगा कि तुम्हारे भी आ सकते हैं 70 प्लस मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं ना, थ्योरी सब्जेक्ट में तो नंबर नहीं आते, सिर्फ सारे नंबर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आग लगा देंगे। तुम बस ये तरीके फॉलो करो, पक्का पक्का नंबर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं 70 प्लस मार्क्स सीएमए फाइनल लॉ के लिए। पहले तो मैं हमारे को सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आपको पता है कि सीएमए फाइनल लॉ के अंदर ओल्ड सिलेबस के अंदर 4 पार्ट में डिवाइड था लॉ 100 मार्क्स में से। कंपनी लॉ 50 का था, आईबीसी 10 मार्क्स का था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 मार्क्स की थी, बचे कुछ अलाइड लॉ 25 मार्क्स के थे। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर डिवाइड था। और सीएमए फाइनल लॉ न्यू सिलेबस के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, सीएम फाइनल न्यू सिलेबस में तो कंपनी लॉ 50 की जगह 40 का हो गया। आईबीसी पहले भी 10 का था, आज भी 10 का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले 15 की थी, अब वो 10 की है न्यू सिलेबस में। और पहले अलाइड लॉज होते थे, अब एक वो इकोनॉमिक लॉ होते हैं, पहले वो 25 के थे, अब वो 40 के हैं। तो यहां जो 15 कम हुए वो वहां 15 बढ़ गए। तो ये इस तरीके से 100 नंबर का पेपर है। तो देखो, पहले तो मैं पहली बात तो ये कि बच्चे को मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% पढ़ाई करके जाओ, छोड़ के कुछ मत जाओ, क्योंकि फाइनल लेवल है, ये इंटर नहीं है, खेल नहीं है कोई, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन आखिरी के टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा ना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड मींस स्टार्टिंग में तो हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ने को बोलते हैं कि भाई पहले कंपनी लॉ पढ़ो। मैं पहले बच्चा हमेशा मैं पढ़ाता हूं ना बच्चे को, तो पहले कंपनी लॉ पढ़वाता हूं, फिर अदर लॉ पे लेके जाता हूं। लेकिन अब आखिरी के टाइम पे, क्योंकि तुम तब सब पढ़ चुके, तुम्हारा बेस बन चुका, तो मेरा सजेशन ये होगा कि अब तुम उल्टे चलो वेटेज के हिसाब से। जैसे मैं अगर ओल्ड सिलेबस वालों को बात करूं तो तुम लोग पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईबीसी को कवर करो, वो 25 नंबर के हैं। उसके बाद अलाइड लॉ का भी मत छुओ। कहने को अलाइड लॉ 25 के हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि अलाइड लॉ में ना इतने इतने छोटे छोटे कंसेप्ट इतने सारे कि वो मिक्स करते परेशान करते हैं। उसके बाद तुम कंपनी लॉ उठाओ, ओल्ड वालों को बात कर रहा हूं, उसके बाद अलाइड लॉ करना। तो ओल्ड वालों का सीक्वेंस क्या रह रहा है, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईबीसी निपटानी है, उसके बाद आपको कंपनी लॉ करना, उसके बाद अलाइड लॉ करना है। न्यू सिलेबस वालों को जब आपका कोर्स खत्म हो चुका पूरा एक बार, तो आप लोग भी सेम ऐसे चलोगे, आप पहले आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस निपटाओगे, 20 नंबर यहां से पक्के हुए, फिर कंपनी लॉ निपटाओगे, फिर इकोनॉमिक लॉ पे जाओगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि बेस अब आपका बन चुका, सब पढ़ चुके, तो आपको पढ़ना आसान रहेगा। आप इस तरीके चलोगे तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले मैंने वो बताया। अब बात करते हैं कि मार्क्स स्कोर करने के लिए करना क्या है। अगर तुमने सारे पॉइंट दिमाग में बिठा लिए तो आग लगा दोगे तुम पेपर के अंदर, पक्का आएंगे, पक्का पक्का पक्का। सबसे पहला पॉइंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसे तो मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सेल्फ स्टडी भी करी है, तो पेपर आने वाला तब तक कंसेप्चुअली ढंग से पढ़ा होगा, या किसी टीचर से पढ़ा हो, हमसे पढ़ा हो, या आपको बताओ ऑलमोस्ट सीएमए फाइनल की 65 to 70% मार्केट पूरे इंडिया की मेरे पास है, बच्चा हमसे पढ़ता है सीएमए फाइनल का लॉ। लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमसे नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सेल्फ करते हैं। तो हर टीचर एफर्ट लगाता ही है। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा, आपको पता है हमने कितना कंसेप्चुअली पढ़ा है, जिन लोगों ने बाकी टीचर से पढ़ा, सबने कंसेप्चुअली मेहनत कराई होगी। तो आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होनी होगी, और नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब पे मैराथन अपलोडेड है, वो देखो, आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। सीएमए फाइनल लॉ का अपडेटेड मैराथन अपलोडेड है, उसको देखो। मैं उस मैराथन का वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखना है। अगर किसी बच्चे का लॉ वीक भी है ना, अगर आप जीरो से भी उसको देखोगे तब भी मजा आएगा, समझ आएगा पूरा, पहले उसको देखो। नेक्स्ट, दूसरी दिक्कत क्या आती है, अब आपका कंसेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं यहां से। दूसरी दिक्कत आती है कि सर पेपर तो आ गया, समझ तो आ गया लॉ क्या है, कंसेप्ट क्या है, पेपर में प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। सर अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या है, लॉ समझ आता है लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो पल्ले नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर्स, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर मैंने सिखाया है कि पेपर में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है,
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है आंसर तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है आंसर तो कैसे लिखना है, सब मैंने सिखाया हुआ है उसके अंदर, वो जरूर देखना। नेक्स्ट, मल्टीपल रिवीजन। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे को 70 नंबर स्कोर करने हैं तो कम से कम तुम्हारी 3 to 4 टाइम्स रिवीजन हो जानी चाहिए। मेरे कायदे से तो 4 हो जानी चाहिए। 4 का मतलब है कि एक रिवीजन तो वो होती है जो पेपर से एक रात पहले होती है, जो भगाते फिरते हो, है ना, फटाफट फटाफट। इससे पहले तुम्हारा कम से कम 3 बार कोर्स खत्म हो गया होना चाहिए लॉ का, तभी तुम्हारे नंबर आएंगे बढ़िया। एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चे का रिपीट होता है, क्या सर एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग पेपर में लिखनी जरूरी है, हमसे तो रट्टा मारा ही नहीं जाता, एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग यूज ही नहीं होती हमसे तो बेटा मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड। आप अपनी सिंपल इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बनाते हो वैसे ही बनाओ, बस बीच बीच में क्या करना, लीगल टर्मिनोलॉजी बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज कर देना। वो कब यूज होंगे, अगर आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर रखी होगी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो कीवर्ड होंगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी बैठ गए होंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जब हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो हम उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन टू द इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। वर्ड आ गया इंप्रिजनमेंट, जेल की जगह इंप्रिजनमेंट। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटेड टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू, वर्ड चेंज हो गया, बाकी सेंटेंस हम वही बना रहे हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। तो मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं नॉर्मल अंग्रेजी ही यूज कर रहा हूं, प्लेन इंग्लिश ही यूज कर रहा हूं, बस बीच बीच में कीवर्ड कौन से यूज कर रहा हूं, लॉ के यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग दिखनी जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी है? बेटा आंसर इज बिग नो। आप अपनी वर्डिंग में जैसे बचपन से बनाते आ रहे हो वैसे अंग्रेजी बनाओ। अंग्रेजी में हाथ टाइट है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बचपन से अंग्रेजी लिखते आ रहे हो और बचपन से इंग्लिश प्लेन लिखते आ रहे हो, जैसे लिखते हो वैसे लिखो, सामने वाले को अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपका क्या समझाना चाह रहे हो वो समझ आना चाहिए, बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेन इंग्लिश में लिखो, बीच बीच में कीवर्ड लॉ लीगल टर्मिनोलॉजी यूज कर देना, बहुत है। नेक्स्ट आता है पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। क्या होता है, आप एकदम से वॉर में चले जाओगे तो बेटर है कि वॉर लड़ने से पहले आपको तजुर्बा होना चाहिए कि पहले वॉर किस तरीके से लड़ी जाती है, क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो आप पहले पास्ट टाइम के क्वेश्चन देख के जाओ, स्कैनर वगैरह लो, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं हम उनको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पास्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं उसमें, वो प्रैक्टिस करो। अदरवाइज मार्केट में सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, वहां से पास्ट टाइम के क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं विद उनके आंसर प्रैक्टिस करके जाओ, तो आइडिया होगी किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते, दिमाग खुलता है उससे। नेक्स्ट, टेस्ट जरूर अपीयर करो। देखो अब आउटसाइड वाले बच्चों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमारे बच्चों को तो हम टेस्ट कंडक्ट भी करते हैं और प्रॉपर मैं रिव्यू भी करके देता हूं कि गलती कहां हुई है ना। तो टेस्ट में अपीयर होना बहुत जरूरी है ताकि उससे मिस्टेक्स पता लगती है, हम गलती कहां कर रहे हैं, आगे ना करें। जो बाहर वाले बच्चे मेरे को कई बार मैसेज करते हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज लोगे हमारे लिए भी, या हमारे लिए भी ले लो, हम क्या पैसे बनते हैं हम दे देंगे। बेटा मैं टेस्ट सीरीज आउटसाइडर्स की नहीं लेता, तो मेरे को मैसेज मत करना इस चीज के लिए, सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज रखते हैं, क्योंकि वो मेरे एक स्टाइल है कि वो मैं अपनी बुक के हिसाब से टेस्ट लेता हूं कि मैंने ये चैप्टर ऐसे ऐसे कराया, वो तुम लोग स्टडी मैट से पढ़ रहे हो या किसी और टीचर की बुक से पढ़ रहे हो, उसमें पता नहीं वो टॉपिक अलग तरीके से बटे होंगे, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए लेना, जैसे मैं लेता ही नहीं बाहर वाले बच्चों के टेस्ट, अपने ही बच्चों के लेते हैं। तो टेस्ट में अपीयर जरूर करो ताकि आपको मेन जंग लड़ने से पहले आइडिया हो जाए। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे समझाने के बाद भी ढीठ है, ढीठ। यकीन मानो मेरे अपने ही बच्चे, मैं बाहर वालों को क्यों बोलूं, अपने ही बच्चे 10 बार समझा दिए टेस्ट दे दो, 3 अटेम्प्ट से फेल हो रहे हैं उसके बाद भी टेस्ट नहीं देते, फिर चौथा अटेम्प्ट भी लगेगा, अक्ल ही नहीं आ रही उन लोगों को। टेस्ट दोगे तो जंग लड़ने से पहले तुम यहीं डर जाओगे तो मेन जंग कैसे लड़ोगे। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, करियर तुम्हारा मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूं, बच्चे मानते ही नहीं है इस चीज को। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे तरस रहे टेस्ट देने को, बेचारों को मौका नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को मिलता, बहुत सारे उसमें देते नहीं है, जो देते हैं उन्हीं के नंबर आते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी, हालांकि अब एमसीक्यू वेटेज बहुत कम रह गई है, आपको पता 25 नंबर का पोर्शन रह गया, 75 तो सब्जेक्टिव ही है, लेकिन स्टिल एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सुचिता का स्कैनर आता है, बिट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने अपलोड करें, वहां से प्रैक्टिस कर लो। और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है ना, अलग से वैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ, उन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन बनना होता है, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टिल दिल की तसल्ली के लिए प्रैक्टिस कर लो, वैसे एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतने कम ही होते हैं, तुम 1000 भी प्रैक्टिस कर लोगे तब भी कम ही लगेंगे, लेकिन स्टिल कर लो, बेटर है। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करो। मैं अपने बच्चों को जनरली फॉलो करने के लिए मना कर देता हूं, क्योंकि मेरी बुक के अंदर ही 100% कवरेज होती है सीएमए के स्टडी मैट की, प्लस जो मेरे को अपने हिसाब से कंसेप्ट डालने होते हैं सिंप्लीफाई करके मैं डाल देता हूं। लेकिन जो बच्चे इधर उधर टीचरों की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखो कि उनकी बुक में सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट कवर है या नहीं है, अगर नहीं है तो पूरा कवर करो। हम तो बच्चों को बोलते हैं अगर आपने मेरे स्टूडेंट और आपने हमारी गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव क्लास नहीं है तो आपको अलग से स्टडी मैट करने की जरूरत नहीं है, हमारी बुक के अंदर सब कुछ कवर है। लेकिन जो बच्चे हमारे से नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, तो आप देख लेना, वैसे तो हर टीचर एफर्ट लगाता है, अगर उनकी बुक में स्टडी मैट कवर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार स्टडी मैट पूरा कवर करके जाना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेक्टिव स्टडी की कोशिश मत करना। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं भी बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, और मैं बार बार बोलता हूं उसको प्रोवाइड करने का लॉजिक ये होता है कि इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना, बाकी बचे टॉपिक पे कम भी फोकस कर लोगे तो चलेगा।
लेकिन सेलेक्टिव स्टडी तो मैं कभी करने को बोलता नहीं, खाली ये कर लो। बहुत सारे बच्चे आते हैं सर बता दो कौन कौन से मार्क करवा दो, ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, सारा पढ़ के जाओ, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड लास्ट है कि अमेंडमेंट जरूर करके जाना, अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बन जाता है। और अमेंडमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, उसका वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 3 वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देखना। एक तो सीएमए फाइनल लॉ का मैराथन, दूसरे उसके 2 पार्ट है, मैं वो डाल दूंगा। दूसरा पेपर आंसर प्रेजेंट कैसे करना है वो, तीसरा अमेंडमेंट। और प्लस ये जो टिप्स आपको बताया फॉलो कर लो, कोई ताकत आपको 70 प्लस मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स और बाय बाय, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, पॉजिटिविटी के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जिसको भी मानते जरूर मत्था टेकने जाया करो। मैं ये तो नहीं कहता भगवान पास कराएंगे, पास तो तुम अपनी मेहनत से ही होगे, लेकिन जब हम वहां जाते हैं ना तो एक पॉजिटिव वाइब आती है मन में, ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है, तो वो जरूर करो, सब अच्छा होगा, है ना। लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से जुड़े रहे चैनल के ऊपर, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।